डॉक्टर सारिका वर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी बादशाहपुर की अध्यक्ष हूँ। आज हमने संडे को ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि ये बच्चों की भविष्य का सवाल है। आज संडे है, कल आखिरी दिन है। बच्चों का एडमिट कार्ड कई स्कूलों ने दे नहीं रखा। आज इतने सारे पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने स्कूलों से कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 20-21 की एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी, केवल ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर कई पेरेंट्स ने एनुअल फीस नहीं दी थी, मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन जब 1 साल बाद मेरे को स्कूल से फ़ोन आया तो मैंने अपने बच्चों को तंग नहीं करना चाहा, मैंने तुरंत फीस दे दी। और कई पेरेंट्स हैं मेरे जैसे जो डर के हम लोगों ने फीस दे दी है। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो आज भी खड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है उनका हक है। ये अंडर केस चल रहा है और आरटीई के तहत सीबीएसई के भी रूल्स ये कहते हैं किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं रोका जा सकता, उनको एग्जाम से नहीं रोका जा सकता। तो आपके माध्यम से मैं सभी स्कूल्स के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कल लास्ट डेट है, बच्चों के हाथ में एडमिट कार्ड जरूर दे दीजिए, वरना आप बहुत सारे लॉज का उल्लंघन करेंगे। ट्यूसडे से 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स हैं, बाकी सारी लड़ाई पैसों की लड़ी जा सकती है। अगर बच्चे का 1 साल व्यस्त हो गया तो मतलब आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो कल सुबह सब बच्चों के एडमिट कार्ड जरूर उनके हाथ में हो। अगर किसी का भी नहीं होता है तो डीओ के पास जाए, डीसी साहब के पास जाए, या हमारे अनामिका जी हैं पेरेंट्स फॉर राइट टू एजुकेशन से जो आपकी हेल्प करेंगी। और कल अभी फ्राइडे को भी हमने कई बच्चों का ये सुबह से शाम लगी रही, डीओ से रात को 9:40 पे ऑर्डर आ गया कि ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पे पेरेंट वो बच्चे का एडमिट कार्ड रोक सके। दूसरी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा के स्कूल्स हैं हर साल 10% फीस बढ़ा रहे हैं। और अब कई पेरेंट्स ने मुझे बताया कि पहले एनुअल चार्जेस और ट्यूशन चार्जेस अलग होते थे, अब उन्होंने इसको हेर फेर करने के लिए कंपोजिट चार्जेस कर दिया, तो सारा मिला दिया है ताकि ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। तो ये पेरेंट्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है और आगे चल के ये हम सबको बहुत तंग करेगा। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह स्कूलों ने कंसोर्शियम बना रखा है और जिस कंसोर्शियम को हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार पहले दिन से सपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ पेरेंट्स को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ेगी बॉडी। क्योंकि आप जब इतने मैनी और इन लैक्स तो आपका नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और नंबर में ही पावर आती है। आप उनको पता है कि अभी 1 साल में एमसीजी इलेक्शंस हैं, 2 साल में एमएलए इलेक्शंस हैं, आपके पास बहुत पावर है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको याद रखिए, जो मुख्यमंत्री आपके साथ नहीं खड़ा आपकी पीड़ा के समय में, उनके साथ आप मत खड़े होइएगा। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में दिल्ली में किसी भी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ने नहीं दी है, पूरी तरह लगाम लगा के रखी है। अगर किसी स्कूल को बढ़ानी पड़ती है फीस तो उसका प्रॉपर ऑडिट होता है। और कई पेरेंट्स ने टीवी पे भी बताया है कि उनके पुराने चार्जेस वापस रिफंड हुए हैं, 2 रुपये भी वापस आए हों। तो स्कूलों की जो सांठगांठ है सरकार की तरफ से उनको श्रेय मिल रखा है, इसके खिलाफ हम लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करना पड़ेगा। ये समय है, पेरेंट्स को सब लोग अपने अपने राइट्स जानिए, अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए और एक दूसरे के साथ खड़े रहिए और पेरेंट राइट टू एजुकेशन के साथ जुड़िए। हम आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ हम बहुत अच्छे से सहमत हैं पूरा, क्योंकि उनका उद्देश्य हमने देखा है, 7 साल में उन्होंने प्रूव किया है। लेट्स मेक अ डिफरेंस हैपन प्लीज। मैडम आप 3 बार अपना नंबर है, अगर कोई भी पेरेंट जुड़ना चाहे या पूछना चाहे 9650498618। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9650498618, 9650498618। ये नंबर है पीआरटीई का, पेरेंट्स फॉर राइट टू एजुकेशन। ये एनजीओ है, आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी किसी को मुद्दा हो, अगर कल आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलता, इनसे संपर्क करें, ये आपका ज़रूर आपका साथ देंगे और अपने बच्चों के हक को दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। यही जवाब बहुत सारे पेरेंट्स को दिया जाता है जो कि गलत है, ये रुकना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं आपको बात। डीईओ अगर ये कहते हैं कि ये सीबीएसई का स्कूल है और हमारे अंडर नहीं आता, तो हम सबसे पहले तो डीईओ से ही पूछ लेते हैं कि जो स्कूलों का संचालन हरियाणा राज्य में होता है, जो सीबीएसई एफिलेटेड हैं, सबसे पहले उनको मान्यता कौन देता है? मान्यता तो हरियाणा सरकार ही देती है। हरियाणा सरकार का शिक्षा विभाग ही तो देता है। जब वो मान्यता प्राप्त होता है उसके बाद ही तो उसको एफिलिएशन मिलती है। यदि वो सीबीएसई के अंडर आता है तो फिर भाई तुम मान्यता क्यों देते हो? ये कानून क्यों बनाया तुमने? मान्यता हमारा मेन मोटो ये है मैडम, आपने राइट आप जो बात चाह रहे हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में आप हमें या तो कुछ सरकारों की, प्रशासन की, इनकी है 60 का, और तभी ये खेल चलता है।
मगर जुडिशियल तो उसके साथ नहीं मिला हुआ, नहीं जुडिशियल भी मिला हुआ है। किस लॉ से हम जुडिशियल में जा सकते हैं? जुडिशियल में ऐसे जा सकते हैं कि जब एक कानून है कि उसको टीसी नहीं रोक सकता, हाँ, कि उसके अंदर राइट टू एजुकेशन में भी है और हरियाणा के उसके अंदर लॉ के अंदर भी है कि उसका टीसी रोक ही नहीं सकता, तो फिर वो कोर्ट तो उसको दिलवाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा है, आप बार बार डीओ कर रहे हो, ये भी आपने कई बार मैंने कहा डीओ। आपको ये भी पता है जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब सीबीएसई सिलेबस के अंडर में आते हैं और सीबीएसई को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि डीओ होता है एक हरियाणा स्टेट का आदमी। हरियाणा स्टेट की डीओ सीबीएसई के ऊपर कैसे प्रेशर डाल सकती है? मैं बताता हूँ आपको। हरियाणा के जो स्कूल हैं, जो हरियाणा के स्कूल हैं, वो हरियाणा के कानून के हिसाब से ही उनका संचालन होगा, ठीक है जी। जो अधिकारी है वो भी हरियाणा का ही है, वो भी हरियाणा के कानून के हिसाब से ही है, ठीक है। जब हरियाणा वो सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड जो भिवानी है, जब वो एफिलिएशन लेता है, वो सिर्फ एक एफिलिएशन बॉडी है, वो सिर्फ एग्जामिनेशन कराने के लिए की बॉडी है, लेकिन जो स्कूलों का संचालन होता है वो उस राज्य के कानून के हिसाब से चलेगा, वो स्टेट मैटर है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कहती है, हरियाणा का अलग एजुकेशन लॉ है, पंजाब का अलग है, हर स्टेट का अलग अलग है, कहीं कहीं पर सिर्फ राइट टू एजुकेशन ही चल रहा है। जब ये स्टेट मैटर है तो जितने भी उसके अंदर स्कूल संचालन होगा, स्कूलों का संचालन वो स्टेट के कानून के हिसाब से होगा। जो स्कूलों का संचालन है वो स्टेट के हिसाब से होगा, लेकिन एफिलिएशन वो किसी भी बोर्ड से ले सकता है। यहाँ पर जो सीबीएसई का स्कूल है, उसकी इच्छा है, वो सीबीएसई में जाना चाहता है वो सीबीएसई में चला जाए, वो भिवानी में बोर्ड में जाना चाहता है वो भिवानी बोर्ड में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका से आ रहा है ना? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है तो वो डीओ के अंदर नहीं आता, नहीं, ये चीज गलत है। लेकिन उसका जो संचालन है वो चलेगा राज्य के कानून के हिसाब से। मैं इसको यही रोक के बताना चाहूँगी, मुझे लगता है जहाँ आपका सवाल ये उठ के आ रहा है, क्योंकि ये परिस्थिति हमने भी फेस करी है। डीओ सबसे पहले ये जवाब देके पेरेंट को सकता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं सही हूँ? हमारा जो मेन मकसद आपने जवाब नहीं दिया। हमारा जो मेन आपका ये सवाल उठ के आना का मतलब यही है कि आप इस परिस्थिति में आए और ये डीओ ने बोला और ये जानते हुए बोला। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। आपका ये सवाल उठ के आने का अर्थ ही ये है कि आप इस सिचुएशन में आपको ये सवाल इसी दिशा में काम कर रहा है। एक कदम आगे बढ़कर सिर्फ आप लिप सर्विस पे नहीं बिलीव करता और इस बात पे ग्राउंड लेवल पे हर पेरेंट के साथ स्टैंड करके उनकी सिचुएशन में, किसी की सिचुएशन है, किसी की फीस की सिचुएशन है, किसी को प्रमोशन के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया गया, किसी को कोई परेशानी की गई, लेकिन किसी भी स्कूल के पेरेंट्स से हम मिले, उनको मैं पावर इस हिसाब से किया कि उनके अधिकार उनको बताए गए। एजुकेशन लॉ के सिस्टम किस तरह से चलता है वो समझाया गया। उसके बाद जब वो खुद महसूस करने लगा कि हाँ मेरे पास अधिकार है और स्कूल मुझे बेवजह नहीं परेशान कर सकता, तब जब वो आगे आए और हमने डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ उनके केस को पुट अप किया, निश्चित तौर पे उनकी जीत हुई और स्कूल भी उस चीज़ को उसकी चीज़ के अंदर बाधित होकर उसने कंप्लाई किया। ये एक दौर रहा है हमारा 2019 से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले केस ये शेयर भी किया था कि जब दो साल के बाद केस स्कूल खुले तो कई एनुअल चार्जेस की वजह से कई बच्चों को प्रमोट नहीं किया, उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया गया, ठीक है। और तब फिर ये एप्लीकेशन दोबारा उन पेरेंट्स के लिए गई, हमारे को डीओ से ऑर्डर्स मिले और स्कूल ने कंप्लाई किया, पेरेंट्स के बच्चे लिए गए क्लासेस में और उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया गया। बाय द लॉ हम चलेंगे, बाय एजुकेटेड तरीके से हमें मालूम है हमारे ये अधिकार है, ठीक है। और जब सामने बहस करके ये बात करेंगे कि भाई आप किस बेसिस पे मेरे बच्चे को रोक सकते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। ये पेरेंट का अपने आप में अधिकार है, लेकिन क्योंकि उस डर को भुनाते हैं स्कूल कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा, या जैसा कि अभी सारिका जी ने कहा कि उसको ये डर रहे कि पब्लिक में या क्लास में उसको किसी तरह से डिमिंग किया जाए या उसको एक तरफ करके रखा जाए या उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जाए, इस डर से पेरेंट्स कि नहीं मेरा बच्चा सेंसिटिव है
बच्चे सारे सेंसिटिव होते हैं। आज टाइम आ गया है जहाँ बच्चों को भी एम्पावर करके बताया जाए। हमने अपने बच्चों को बताया, मैंने अकेले ने नहीं, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि ये आपके पेरेंट्स किसी वजह से, किसी सही वजह के लिए खड़े हो रहे हैं। आपको भी हिम्मत रखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और बोल्डली बात करिए। मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स इस वजह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं स्कूल के साथ और उसकी वजह से ये चैलेंज आया हुआ है। वंस दिस इज सॉर्टेड आउट एवरीथिंग विल बी फाइन। जब बच्चे में आप कॉन्फिडेंस भरेंगे, आपको खुद को भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी सही वजह से खड़े हो रहे हैं। यू विल बी राइट इन योर पोजीशन, आप जीत जाएंगे। के टाइम में बंद किया जाता है, टीसी नहीं दिया जाता बच्चों को, क्योंकि बच्चे को आगे जाना होता है। मान लो कोई बच्चा अपने स्कूल को ट्रांसफ़र करना चाहता है, मैंने 9th 10th में, ऐसे में बच्चों को टीसी नहीं दिया जाता, पेरेंट्स को भी हरास किया जाता। उसमें कौन सा लॉ लागू होता है और किस? मैं इस चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक पेरेंट का देना चाहूँगी। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, टीसी के मामले में सबसे पहले तो स्कूल वाले इस बात का लाभ उठाते हैं क्योंकि बच्चे का आगे भविष्य है। अब क्योंकि उसका भविष्य है तो वो इस चीज़ को भुनाएंगे कि आपका टीसी हम रोक लेंगे, हमारे को बकाया आप पैसे देंगे। ये कानून है कि किसी बच्चे का टीसी नहीं रोका जा सकता। मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप फ्यूचर ऑफ नेशन को रोक सकते हैं? ये अपराध। फ्यूचर ऑफ नेशन, बच्चा कौन है? चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन, वो देश का भविष्य है। कोई बच्चा कल को राष्ट्रपति बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई देश को आगे लेके जाएगा। आप उसके भविष्य के अंदर विषय में बाधा डाल रहे हैं तो वो टीसी नहीं रोक सकते। ये कानून अपराध है। जब एक कानून है तो उस कानून से ऊपर जाकर के कोई स्कूल काम नहीं कर सकता। और जब ये जानता है स्कूल कि ये अपराध है और जानबूझकर वो अपराध कर रहा है, लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि अभिभावक वो अवेयर नहीं है, वो इस कानून से, इस नियम से, इस उसके अधिकार से वो अवेयर नहीं है। बस इसी बात का वो स्कूल फायदा उठाता है।